अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात के बाद कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है, जिसमें मुल्क की अस्करी क़यादत अरकान पार्लियामेंट को मुल्क की जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उससे आगाह करेगी। PTI की तरफ से सूबाई सदर जो PTI के हैं, KP के सदर हैं जुनेद अकबर साहब, उन्होंने इस इजलास में शिरकत को बानी PTI के साथ मशवरे के साथ मशरूत किया और ये कहा कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन PTI की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस इजलास में वो शिरकत करेंगे। आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि क्या दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी जमातें एक पेज के ऊपर आ पाएंगी या फिर किस अंदाज के अंदर आगे बढ़ना होगा, देरपा अमन के लिए किन बातों को मद्देनजर रख के अपने फैसले करने होंगे और लाहे अमल बनाना होगा। फिर नाज़रीन, मुल्क के अंदर जो ख़राब सिक्योरिटी की सूरत हाल है इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ दो दिन के अंदर कल अदम TTP ने खैबर पख्तूनख्वा में 12 हमले किए, जिसमें पुलिस, सियासी रहनुमाओं और मजहबी शख्सियात को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ बोलान में हम देखते हैं जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद BLA ने बलोचिस्तान में एक और बड़ा हमला किया। जिला नौशकी में फ्रंटियर कोर के काफिले के ऊपर यह खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 3 अहलकार समेत 5 अफराद शहीद हुए, 12 जख्मी हुए। तो ये जो अबतर सिक्योरिटी सूरत हाल है इसके ऊपर सियासी रहनुमाओं में से मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रहे थे, मगर साथ ही अब उनकी तरफ से ईद के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। अब बस उनकी तरफ से यह फैसला होना बाकी है कि PTI के साथ आगे कैसे चला जाए और अपोजिशन जमातों का जो क्या एक बाकायदा इत्तेहाद हो तो उसकी क्या शक्ल हो। मौलाना के इस ऐलान के बाद अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का क्या मुस्तकबिल नजर आता है, ये हमारे प्रोग्राम का एक और मौजू होगा। और फिर साथ ये भी कि मौलाना का ये ऐलान कि हुकूमती ये जो कि हम इत्तेहाद भी करेंगे और इसके बाद ईद के बाद एक बड़ा एहतजाज भी होगा, एक परेशानी का सबब है हुकूमत के लिए या नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब की हद तक मजीद इख्तलाफात की कुछ खबरें भी मीडिया में रिपोर्ट हुई, इसको भी हम मौजू बनाएंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए फैसल चौधरी साहब, माहिर कान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब, रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के लिए अली मूसा गिलानी साहब भी इंशाल्लाह हमें ज्वाइन कर लेंगे। मोइज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। पाकिस्तान में साल से दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, फिर हमने देखा कि लाहे अमल भी बना और बड़ा बाकायदा लाहे अमल बना था जब तमाम सियासी जमातों ने एक पेज पर होकर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से फैसला किया था। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बड़ा मुख्तलिफ राय है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। वो अफगानिस्तान से मुज़ाकरात चाहते हैं, बातचीत के ज़रिए मसले का हल चाहते हैं। विफाक एक मुख्तलिफ पोजीशन रखता है, बिलखुसूस जो बलूचिस्तान में वाक़यात हुए उसकी कड़ी अफगानिस्तान से जोड़ते हुए। सो आप समझते हैं कि एक मुश्तरका पॉलिसी इन तकसीम शुदा हालात के अंदर दहशतगर्दी से निपटने के लिए बन सकती है, और जो माजी में हमारे हालात रहे इम्प्लीमेंटेशन नेशनल एक्शन प्लान की नहीं हो सकी, किस हद तक उम्मीद रखते हैं आप कल की जो बैठक होने जा रही है उससे? जी बहुत शुक्रिया आपसे, आपने मौका दिया। मेरे ख्याल में जो इनकन्सिस्टेंसी है वो सियासतदानों की कम और रियासत के नॉन इलेक्टेड एक्टर्स हैं उनके अंदर ज़्यादा है। ये एम्पावरमेंट जो है उनको बराए नाम भी अगर चाहिए होती है तो हमेशा दी है, आइन के अंदर तरमीम करके दी है, मिलिट्री कोर्ट्स पर टेररिस्ट बना के दी गई है, कार्ड ब्लांच अथॉरिटी दी गई है, और उसके बाद बहुत ही हौलनाक वाक़यात के बाद बच्चों का कत्ल आर्मी पब्लिक स्कूल में, इस तरह के हमलों के बाद, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये बग़ैर आवाम की इनपुट लिए और बग़ैर एक लॉन्ग टर्म व्यू लिए फिर फैसले जो हैं वो तब्दील कर दिए जाते हैं, और एक आदमी या चंद अफराद बग़ैर पॉलिटिकल इनपुट लिए या बग़ैर जनरल इनपुट लिए इस मामले को एक और तरफ ले जाने की कोशिश कर लेते हैं, और हमें बताया जाता है कि एवरीथिंग विल बी ओके। बाद में बताया जाता है बाद अज़ां फैसले करने के बाद, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नासूर जो है वो बिल्डअप फिर से होने लगता है। तो हमारी फिर से ख्याल आता है स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स को कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो अगर कंसिस्टेंटली पॉलिटिकल और पब्लिक इनपुट के साथ हो तो शायद हम एक कंसेंसस बिल्डिंग की इमरजेंसी ज़रूरत फिर ना पड़े, जिस तरह हमें हर 4-5 साल बाद पड़ती है, क्योंकि हम जिस तरह हम अपनी मईशत को चलाते हैं, जिस तरह हम बाकी चीज़ों को एक नी जर्क तरीके से और बग़ैर प्रॉपर इनपुट के चलाते हैं, हम उसी तरह अपने मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी चला रहे हैं। एक बेसिक इनकन्सिस्टेंसी है। अब ये एक आदमी की गलती तो नहीं हम कहेंगे कि आज हम यहाँ खड़े हैं, या चंद अफराद की या चंद अफसरान की गलती नहीं कहेंगे, लेकिन ये इनकन्सिस्टेंसी जो है ये इसमें हम कंसिस्टेंट हैं कि हम हमेशा इनकन्सिस्टेंट हैं।
और ये अगर आप यहाँ इन इलाकों की रिपोर्टिंग फॉलो करें तो ये अभी की बात नहीं है, ये तो अब नेशनल मीडिया की जीनत बन रही है। लेकिन पिछले 4 सालों से जो खुरासान डायरी और इस तरह के जो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट मैटर, वो बता रहे हैं कि ये इन लोगों का इंग्रेस और इनकी क्रीप जारी है। ये टेंडर्स के अंदर हिस्सा लेते हैं वरना वहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती, दीगर अफराद से भत्ताखोरी होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे इंग्रेस है। मतलब ये तवातुर से बढ़ता इस हद तक आ रहा है कि आज हम उसको वफाकी सतह पे एक टीवी चैनल पे बात कर रहे हैं, लेकिन द साइंस हैव बीन देयर। जी, और ग्राउंड से रिपोर्ट करने वाले हमें बारहा बताते रहे कि पाकिस्तान में नो गो एरियाज हैं। पार्लियामान के अंदर मौलाना साहब भी इसकी निशानदही करते रहे, लेकिन हमने और फिर जो इंटरनेशनल अबीट इंडेक्स है उसने भी हमें साफ जाहिर किया कि कितना बड़ा फर्क पड़ चुका है, कितनी दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर। यही BLA फैसल साहब जो 105 वाकयात दहशतगर्दी के किए, वो 500 समथिंग के ऊपर पहुंच गए 1 साल के फर्क से। सो इसी गुफ्तगू में अब जिस तरह मोइस साहब बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी इसको आप आगे बढ़ाएं। आप एज अ पोलिटिकल ऑब्जर्वर भी जो पाकिस्तान की सियासत में रहे, सियासी आज़म की या दहशतगर्दी जैसे मसले के ऊपर एक पेज पे आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी पॉलिसीज़ का कंसिस्टेंट होना और उनकी इम्प्लीमेंटेशन आप भी समझते हैं जिन ग्राउंड्स पे मोइस साहब गुफ्तगू कर रहे थे? देखिए अब साहब, जब तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, पॉलिटिकल डिवाइड रहेगी, तो टेररिज्म से आप नबर्द आजमा नहीं हो सकते। क्योंकि जो टेररिज्म है वो किसी एक सूबे का, एक पार्टी का, एक धड़े का, एक लिसानी कौम का मसला नहीं है। तो ये एक नेशनल इशू है, और नेशनल इशू को जब आपने APS के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसके बाद आपको पता है कि 21st अमेंडमेंट आई, सन क्लॉज के तहत फौजी अदालतें जो है सनसेट क्लॉज के तहत बनाई गई। एक बहुत बड़ा पूरी कौम जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़ी हुई। तो उसमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट ने ये डेवलप करवाया इनिशिएटिव लेके, और उस पॉलिटिकल डिवाइड को लेके चलने की वजह से पाकिस्तान में जो एक यकजहती होनी चाहिए। देखिए फ़ौज बहुत बड़ी जंग लड़ी है, KP में, बलूचिस्तान में, बाकी जगहों के ऊपर भी लड़के शहादतें दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स है या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, आर्म फोर्सेस मिलिट्री के लड़के भी शहादतें दे रहे हैं। सो ये तमाम ऑब्वियसली शहदा हमारे हैं, कौम के हैं, किसी दायरे के तो नहीं होते, शहीद तो सबके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो यकजहती होनी चाहिए, जो आपको पहले नज़र आती थी, क्या वो है? अभी फोकस एक पार्टी को क्रश करना है जब से ये PDM-1 आया है और उससे ऑनवर्ड्स, उसके जो पोलिटिकल एंडेवर्स हैं, यानी छोटे छोटे मामलात हैं। यूसुफ गिलानी साहब ने बहुत अच्छी एक रवायत कायम की, चौधरी रियासत को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इम्प्लीमेंट हो सका, ठीक है, राइट। इसके बाद आपकी मुज़ाकराती कमेटी बनी, उसकी मीटिंग नहीं हो सकी जेल में। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पॉलिटिकल लोग हैं नून लीग के, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, स्पीकर साहब हो गए, इन सब ने और बाकी लोगों ने भी पूरी कोशिश की, ठीक है, लेकिन नहीं मिल सके। देखिए टेररिज्म चाहे BLA का हो, TTP का हो, किसी और फैक्शन का हो, अभी जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है, इंटरनल अफगानिस्तान में एक सल्फी देवबंदी की जो लड़ाई है, आपने ये जो मजहबी उलमा देखे ना, इसमें मौलाना अजय अजमेत जो देवबंदी उलमा है, जमीयत हिंद के तमाम उलमा टारगेट हैं। उसके बाद अब कराची में रात को एक शहादत हुई है, आज एक कोयटा में हुई है, पेशावर में हुई है, जामिया कोड़ा खटक में हुई है। इसके अलावा ये पुलिस के अलावा बहुत सारे वाकयात और डिफरेंट सेगमेंट्स को इसके अंदर निशाना बनाया जा रहा है। और ये अब जो कुरम में मामला हो रहा है, कुरम में हम कितनी हमने डिबेट की है कुरम के ऊपर, लेकिन आज तक कुरम के ऊपर ये नहीं बताया जा सका कि वहाँ पे दाइश ISS और तालिबान की जो लड़ाई है, और वो लेड विद अल-तशी जो कुरम में मेजोरिटी में है, तो वहाँ पे वो भी एक लड़ाई है, सेक्टेरियन इशू भी है, ये फिर कबायली इशू भी है, फिर ये अदर देन, मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है लास्ट सेंटेंस कि इसमें इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, पैसा इंडिया से फ्रॉड दे रहा है। अहम बात करें, मैं अब अगर आप इजाजत दें, अली मूसा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद का गिलानी साहब आप लोग हिस्सा हैं। हमारे यहाँ ब्रॉडर लेवल के ऊपर बात होती है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट ना हो वो भी जानते हैं कि दहशतगर्दी कहाँ कहाँ पर है और कौन से ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज हैं। कल जब कौमी सलामती के हवाले से बातचीत होगी तो ये एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर इस पे बात होगी कि कहाँ पर हमारी पॉलिसीज, बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज के हवाले से भी बात हुई, सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से पिछले चंद दिनों से डिबेट हो रही है कि कहाँ पर कमी कोताही हो रही है। ये एक 1 पेज की गवर्नमेंट है, तो हम देखेंगे कि बस इत्तफाक राय ही की कोशिश की जाएगी, एक दूसरे से इत्तफाक करते हुए हर बात में। देखें, सबसे पहले तो मैं इस बात को बड़ा क्लियर आपको बता दूं
कि आज वो वक्त है इस मुल्क पे जिस पे जैसे APS ने हम कौम को यकजान कर दिया था, APS वाक़े के बाद मैं समझता हूँ कि जाफ़र एक्सप्रेस को ने भी इस कौम को इकट्ठा करना है। और अगर आज हम ये कौम इकट्ठी नहीं होती, कौम से उसके इदारे, कौम, पब्लिक, पुलिस, TV एंकर्स, पॉलिटिशियंस, एवरी वॉक ऑफ लाइफ से लोग हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और हम पॉलिटिक्स छोड़ के हमें बात करनी पड़ेगी। मैं अभी TV शो पे कह रहा था कि इस पॉइंट के ऊपर अगर वो हमें कहें, ना हमारी सीटें मैटर करती हैं, ना ये ओहदे मैटर करते हैं, ना कोई इक़्तिदार मैटर करता है। आज हमें यहाँ पर बैठकर इस टाइम पर ये मीडिया के ऊपर बैठकर हमें ये पूरी दुनिया देख रही है, सबसे पहले इंडिया देख रहा है। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं सवाल टीवी पे डिबेट एक डिफरेंट होती है, पार्लियामेंट के अंदर बड़ी अहमियत रखती है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो आपने कितनी दफा रेज किया ये मामला अनऑफिशियल लेवल्स के ऊपर? मैं आपको इस बात पे आ जाते हैं। हम अभी जब भी बलूचिस्तान पे बहुत अरसे से ये वाक़या हो रहा है और हम हर दफ़ा इसको रेज करते हैं, लेकिन ये एक टाइम है, इससे आ गया है, चाहे वो मौलाना साहब हैं, उनके स्टेक्स कितने हैं JUI के बलूचिस्तान में, उनके बहुत स्टेक्स हैं, उनका बहुत वोट बैंक है JUI का बलूचिस्तान के अंदर। तो हम सबको कल जो मीटिंग हो रही है वो बहुत अहम मीटिंग होगी। मैं जहाँ से आया हूँ, मेरे 2 जहाज आए हैं मुल्तान में लाशों के बलूचिस्तान से। मुझे बताएं, मैं नहीं चाहता कि हम कोई सुबाइयत करें या हम एक लसानी बुनियादों पर इस बात को उजागर करें, नहीं। हम सब पाकिस्तानी हैं, पहले हम पाकिस्तान में पैदा होते हैं, हम पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। मुसलमान बाद में होते हैं, हमारे कान में अजान बाद में दी जाती है, हम कलमा बाद में पढ़ते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान शनाख्त पहले होती है हमारी, हम पाकिस्तानी पहले हैं। तो मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा क्योंकि दिस मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इमोशनल एज वेल। तो हमें इस पे एक यकजा, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो APS का वाकया हुआ था, जो टेररिस्ट TTP थी, तालिबान थे, वो अफगानिस्तान, और वो एक डिफरेंट सिचुएशन थी। उसके अंदर इंडिया की मुदाखलत थी लेकिन कम थी, लेकिन इसके अंदर इंडिया की मुदाखलत बहुत ज्यादा है बलूचिस्तान के अंदर, जिसके अंदर शर्म अल शेख के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, आपको याद होगा, इजिप्ट में इंडिया को तस्लीम करवा लिया था उनकी मुदाखलत बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें सर क्रीक भी शामिल कराया था। सियाचिन और सर क्रीक वाली बात भी हुई थी, जिसपे मनमोहन सिंह को बड़ा बैकलैश हुआ उनके मुल्क में। तो ये ऑन रिकॉर्ड है। मोइज साहब से एक चीज में जो आप गुफ्तगू कर रहे थे गिलानी साहब, उसमें अगर वो कुछ ऐड करना चाहें। वैसे तो मोइज साहब, हम तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, मेरा बतौर मीडिया पर्सन ये फर्ज बनता है, मेरे काम की भी जिम्मेदारी है कि हम किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं उसको भी ज़रूर रेज करें। ये गिलानी साहब भी ये बात समझते हैं कि जब TV के ऊपर हम बात कर रहे हो तो हमें एक यकजहती का इजहार करना चाहिए इस किस्म के मामलात के ऊपर, क्योंकि मुल्क दुश्मन अनासिर भी इसको देख रहे होते हैं। लेकिन कितना ज़रूरी है हमारे निज़ाम के अंदर जो तनकीदी आवाज़ें हैं, जिनको सुनने की इतनी टॉलरेंस इस वक्त मौजूद नहीं है, पॉलिसी बनाते हुए उनको भी मद्देनजर रखा जाए। पार्लियामान में बिलखुसूस ऐसे पॉलिटिशियन जरूर मौजूद हैं जो हाईलाइट करते हैं मसाइल को, जिनको शामिल नहीं किया जाता अपने लाहे अमल में। देखिए, इससे ज़्यादा ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा जो लोकल एक्सपर्टीज़ है, जो उन इलाकों के पॉलिटिशियंस हैं, जो उन इलाकों के इलेक्टेड या अपोजिशन रहनुमा हैं, वो पिछले 10 सालों से क्या बात कर रहे हैं, वो आज आई टोल्ड यू सो कह रहे हैं हम सबको। यानी ये हमारे लिए एक अचानक सी चीज़ है कि ये कैसे हो गया और ये तो बहुत ही हौलनाक है और हम सब पाकिस्तानी हैं और सब झंडे उठा लें। लेकिन देखें, ये बिल्डअप है, ये भी एक रिएक्शन जायज़ है, ठीक है, लेकिन ये एक बिल्डअप है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की। वहाँ के लोग, मकामी लोग जिनको आप रद्द करते हैं, जिनकी ज़बानें आप बंद करते हैं, जिनको TV पे जिनके मौक़िफ़ जो हैं वो आने के ऊपर सेंसरशिप होती है, वहाँ के लोग बहुत तवातुर से, बहुत कंसिस्टेंटली इस थ्रेड को हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे पहली वेव आई थी अफसा, और हर के बाहर और कराची में, और इस्लामाबाद, कराची या लाहौर में किसी एक बड़े शहर के अंदर मुसलसल इस तरह के वाक़यात होते थे। पख्तूनख्वा के अंदर तो हफ्ते में 2, 3, 4 की खबर आती थी मुसलसल। 2012-13 में मैं TV पे कवरेज करता था उस वक्त, मतलब मैं कवरेज का हिस्सा होता था, और ये हम डिसेंसिटाइज हो गए थे उस वक्त जिस तरह की गुफ्तगू होती थी, क्योंकि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव लोगों को उस वक्त भी वॉइस नहीं मिलती थी। तो आप एक अजीब-व-गरीब सा माहौल था जहाँ पे कुछ लोग इनको अपने भाई कह रहे होते थे, कुछ लोग इस्लाम के हवाले से ये ठीक है या नहीं है की बात कर रहे होते थे। ये देखिए, ये जो मामला डगमग होते हैं, ये होते ही इस वजह से हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव और एक्सपर्ट वॉइसेस हैं उनको हम कंसिस्टेंटली जगह नहीं देते, और उनकी बात को हम अगर सुनते हैं तो कंसिस्टेंटली नहीं सुनते। इसमें आप ऐड करें, PLA के अंदर हर जो ट्राइब है उसका कोई ना कोई नुमाइंदा उसके अंदर है, PLA के अंदर।
हर ट्राइब का। बलूचिस्तान के अंदर ट्राइबल सिस्टम है ना, मोस्टली हर ट्राइब्स की अपनी सीट्स हैं, चाहे वो सारावान में है, झालावान इलाका है, बुलान है, जितने भी लोग हैं उन सबके ट्राइब्स के लोग कहीं ना कहीं, किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई वो वहां पर है। किसको नुमाइंदगी दे वहां पर हमें? लेकिन मुझे बताएं, जो बलूचिस्तान से एमपी लड़ा है, जो इस टाइम जो इस टाइम पे बलूचिस्तान के अंदर हैं, जो लोग हैं, वो चाहे वो सीएम है, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, जो एमपी लड़े हुए हैं, वो बलूचिस्तान के नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उनको क्या वो अवामी नुमाइंदगी उस अंदाज में कर रहे हैं? क्या उनकी प्रायोरिटी के ऊपर इन तमाम कबाइल के लोगों को इकट्ठा करना था? बात ये है फवादी, अभी ये चले एक वो कह रहे हैं किसको नुमाइंदगी नुमाइंदगी किसको? फैसल भाई इलेक्शन लड़ते हैं जेलम से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फैसल भाई जेलम से इलेक्शन लड़ते हैं, फवाद भी जेलम से इलेक्शन लड़ते हैं। इनके चाचा वहां पर थे, इनके भाई वहां पर है, इनके चाचा गवर्नर रहे हुए हैं, इनके बुजुर्ग वहां पर है। अब कोई वहां पर कहे जेलम से उठ के लड़का कि ये मेरी नुमाइंदगी नहीं करता, ये तो वहीं पर वैसे के वैसे बैठे, ये तो 20-100 साल से जो लड़ रहे हैं वहां पर, ये मेरी नुमाइंदा नहीं है। क्यों इनको क्यों ये कहेंगे? मुझे कोई उठ के कह दे कि ये नुमाइंदा नहीं है हमारा, ये अवामी नुमाइंदगी नहीं करता हमारी 100 साल। मैं देखिए ये पॉइंट ही गलत लेके जा रहे हैं। फैसल साहब सरफराज बुक्टी साहब है, बुक्टी उसको बुक्टी नहीं समझ। लेकिन गिलानी साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जिसको बाप पार्टी की तरह रातों रात नहीं बनाया गया। आप ऐड करेंगे कि मूसा खामखा सेंटी हो रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है। देखिए हमारे लोग हमारी भी है ना, आप तो अकेले की थोड़ी आई है, हमारी भी लाशें। हम तो बचपन से जब पैदा हुए थे तो अफगान जहाज में थे, जब तू भी छोटा सा था, मैं भी छोटा सा था, हम तो मैं ताजा छोटा था, आप बहुत पहले छोटे थे। मैं गुजारिश करूँ 79 से, ठीक है, हम लोग हम एक जनरेशन है, हम अफगान वॉर में बल्ले बढ़े। अब मेरा भाई कह रहा है कि जी आप डॉक्टर मालिक की आवाज को खामोश करेंगे, आप डॉक्टर अपना अख्तर में, वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में फिर और है कौन इन लोगों के अलावा? आप JUI में अचकज़ई साहब की बात को इग्नोर करेंगे, कभी नहीं करेंगे, फजल रहमान साहब की बात को इग्नोर करेंगे। ये सारे लोग ऑपरेशन के मुखालिफ हैं, ये सारे लोग इस बात में हैं कि आपको BLA से बात करनी पड़ेगी, वेदर राइट और रॉन्ग, उनकी बात सुननी पड़ेगी आपको। आप ये कह रहे हैं कि जी सरफराज बुख्ती साहब और फलां जो हैं, मुझे ये बताइए, पूछिए बलूचिस्तान के किसी एक सियासतदान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों को दल्ला रख दिए, वो तो कैटेगरी और हो गई ना, वो तो जितना स्टेट टेररिज्म ब्रूटलिज्म उनको फेस करना पड़ा है किसी को नहीं है। आप इन चारों को पूछ लीजिए, क्या फॉर्म 47 की हुकूमतें वहां पे आज से बनाई गई और गिराई नहीं जा रही? BAP किसने बनाई थी? BAP को कौन कहां से लेके आया था? उससे पीछे चले जाएं आप, कहां पे क्या हुआ? जब डॉक्टर मालिक CM थे, किसने फेल कराया? जब अख्तर मेंगल थे, किसने फेल कराया? मिसिंग पर्सनस का क्या वाकया बलूचिस्तान के हर वाकये की कहानी, हर घर की कहानी नहीं है। बात यह है कि आप लोग सेंटी होना आसान है। इस वक्त आप जो हैं ये हमें हिब्बुल वतनी की चादर पहना दें, सवाल पूछते हैं। आप मुझे बताएं, घर में आग लगी है, आपने घर में आग लगने की वजूहात तलाश नहीं करनी और घर ने वापस आना है ताकि फिर वो गलती करें। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में एक एक्सीडेंट हुआ है, आपने ड्राइवर की गलती या गाड़ी की गलती को ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा? आग वैसे नहीं बुझेगी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन सर जब आप की प्रायोरिटी ये है कि आपने के मुखालिफ की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपको ये कहीं नहीं कह रहा कि ये डॉक्टर मालिक की आवाज नहीं बंद करनी चाहिए थी, अख्तर मेंगल साहब का मैं बहुत तो बंद हुई ना, नहीं करनी चाहिए तो बंद हुई। ये कौन है अपना BLA के आप लड़के कौन है? ये सरदारी निजाम के नहीं है। चले अब उनको तो हम नहीं किसी भी तरीके से, और वो BLA वाले अब उनकी भी आप सुन लें, जिन्होंने हथियार उठाए उनको तो जैसे खवातीन को, बच्चों को ढाल बनाया, 69 लोगों को अपना गोलियां मारी, जिस तरह से ये कौन सी बलोच रवायत है जी? तो फिर ये कौन सी अपनी बात पर गरीबों को क्यों मारते हैं? वही तो मैं कह रहा हूं ना, पंजाबी गरीबों को, पंजाबी जो आप काट देते हैं BLA वालों ने, सर अब ये कौन सी कोई इंसानों वाली हरकत की है जिसमें आप, और दूसरी बात ये है आप एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट और नेशनलिस्ट में फर्क करें। तो फिर जब ये रवैया उनका है तो उनसे किस किस्म की बात नहीं हो सकती, लेकिन आप तो अपने लोगों को, अगर मैं एक बात कर रहा हूं तो आप मुझे पुश करें कि BLA के साथ खड़ा हुआ है। फंडिंग कहां से ले रहे हैं भाई? आप मुझे बताइए ना, हुकूमत में आप हैं, मुझे आप पूछ रहे हैं। चलें सर, अब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। टेररिज्म फिर आप वहां पे आपकी अथॉरिटी, आपकी हुकूमत, आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां क्या करेंगे? उनको हुकूमत को एक्शन लेना। सर एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, इस पे क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ बहस बराए बहस ना हो, ये बड़ा संजीदा मामला है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, आगे बढ़ेंगे गुफ्तगू में।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कल कौमी सलामती के हवाले से इजलास होने जा रहा है पार्लिमानी, और उसमें तमाम अस्करी क़यादत की तरफ से एक ब्रीफिंग दी जाएगी जो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल है। मोइज़ जाफरी साहब, ये जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, बहस बराए बहस तक रहती है जब हम असल इशूज़ को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं होती इन चीज़ों के ऊपर टॉक शोज़ के जरिए बहुत तफसीली बात करने की। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी एक एक पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करने की करें, लेकिन अलबत्ता एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन इसके हवाले से देते आए हैं जो बहुत इन लाइन है उस ओपिनियन के साथ जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने पेश किया। तो अब खैबर पख्तूनख्वा भी एक ज़्यादा इफेक्टेड सूबों के अंदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पर केपी में पीटीआई की हुकूमत है। पीटीआई हुकूमत का एक मुख्तलिफ ही मौक़िफ़ रहता है, खा वो अफगानिस्तान के हवाले से हो तो वो वफ्द भेज के मुज़ाकरात करना चाहते हैं। सीएम केपी अब अफगानिस्तान के जो महाजरीन हैं उनके ऊपर जो पॉलिसी है इस वक्त रियासती, उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप समझते हैं कि सारी सिचुएशन के अंदर पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना अहम होगा? अगर इनको ऑन बोर्ड लेना है तो कुछ आसानी पीटीआई को रिलीफ देना होगा जिसकी वजह से एक संजीदा कोशिश हो सके मुल्क में अमन व अमान की, एक पॉलिसी बनाएं जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक राय हो। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो पिछले सेगमेंट में कमेंट थी वो दोनों सूबों के हवाले से थी, किसी एक सूबे के हवाले से नहीं थी। और ज़ाहिर है 2013 में जो लहर थी वो मैं तालिबान की तरफ इशारा कर रहा था और हमारे उस वक्त की हैंडलिंग में बुराई क्या थी, और उस बुराई में सर फहरिस्त उस वक्त की पीटीआई लीडरशिप थी। उन्होंने इसको एक मज़हब का इशू बनाया था, एक नेशनलिज्म का इशू बनाया था, और बहुत सारे मामलात के अंदर APS के अटैक के दिन तक इन फेंस के उस तरफ खेल रही थी पीटीआई कि जहाँ पे उनको कहीं से भी मदद मिल जाए। उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ तो उनको काबिल कबूल थी, वो दफ्तर खुलवाना चाहते थे, वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे। अब वो माजी का एक हिस्सा है, बट मेरी कमेंट स्टैंड करती है कि अगर उस वक्त के भी जो लोकल एक्सपर्टीज़ थी, जो लोकल कमेंटेटर्स हैं जिनको हम चुप करने पे ज़्यादा जोर देते हैं, हल इस मामले का उनकी इन्वॉल्वमेंट और फिर सबके साथ गुफ्तगू से है। रही बात पीटीआई क्या करेगी, एक जमात को जब आप अदालत के थ्रू टेक्निकली नॉकआउट कर रहे हैं, उनके हुकूक सल्व कर रहे हैं, उनकी सीटें उन्हें नहीं दे रहे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि दो, उनके जो लीडर साहब हैं उनसे मुलाकात आप बंद करे बैठे हैं जबकि कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जब उनके जेल लोगों को मिल जाते हैं तो उसका सुनने को कोई तैयार नहीं है और बात बस ख़त्म हो जाती है। तो इस हालत में ये जमात को जब मौका मिलेगा, ये नज़र आएगा कि अब शायद हमसे बात करना चाह रहे हैं क्योंकि एक कौमली मामला है, तो जाहिर है वो वहाँ पे भी अपनी सियासत में जो उनको मिल सकता है वो वहाँ पे मांगेंगे। वो चुप होके आ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जब चुप होके जब भी आए हैं पिछले 3 सालों में, उनको नजर आया है कि जैसे ही वो इस्तेमाल हो गए तो उनको इस्तेमाल शुदा टिश्यू की तरह फेंक दिया गया है। चाहे वो IMF के साथ नेगोशिएशन का वक्त हो, चाहे वो कोई और दीगर वक्त हो कि जहाँ पे उनको बताया गया हो अभी तो ये बड़ा जरूरी है, जैसे कि बाकी किसी भी वक्त उनके साथ जब बात की जाती है तो वो खेल तमाशा हो रहा होता है। लेकिन जब भी उन्होंने नेगोशिएट किया है और ये सोच के किया है कि हम गुड फेथ में कर रहे हैं, अब हमें आगे से कुछ मिलेगा, तो उसके बाद उनको फिर नॉर्मल की तरह इग्नोर किया जाता है। तो अब जाहिर है, मैं समझता हूँ दुरुस्त बात नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत संजीदा मामला है, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि उनको कुछ मिले। लेकिन उनका मौक़िफ़ अगर आप लेंगी तो वो भी यही कहेंगे कि भाई आवाम की हक़ खुद इरादियत, आवाम की हक़ राय दही से ज़्यादा संजीदा क्या मामला हो सकता है, उस गुत्ते को तो सॉल्व करें। उसके बाद देख लेंगे कि जो आपके सामने गिलानी साहब चीखो पुकार कर रहे हैं, अगर इलेक्टोरल मसाइल पहले हल हो जाए तो ये ऑपोजिशन में बैठ के कर रहे होते हैं। ठीक है, बेइख्तियार जो कहा जाता है गिलानी साहब हुकूमत को, और वो उसकी वजह इंतखाबी बेज़ाब्तियों के इल्जाम के तहत ही कहा जाता है, तो इस पे कैसे आपके ऊपर इत्तेफाक राय पैदा होगा अगर पीटीआई ऑन बोर्ड? मैं जाफरी साहब की बात के साथ जो ये हक़ खुददारियत की बात कर रहे हैं ना, ये बात इस पे ना इनको जो बात, एक तो मामला जो सब्जुडिस हो, जिस मामले के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे एरिया, उस पर आपको बात के क्लैरिटी के साथ बात नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, यानी स्वेयर ऑन ओथ कि ये इस सीट पे धांधली हुई है, इस पे नहीं हुई है। ये एक डिफरेंट इशू है। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान का कौन सा इलेक्शन है जिसके ऊपर इलेक्शन ऑब्जर्वर ने बात नहीं की? तो आप लोग भी तो धांधली कहते थे ना। धांधली कहने का शिकवा करने की पाबंदी तो नहीं थी। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये नहीं, मैं जिस पॉइंट की तरफ आते जा रहा हूँ, ऑपोजिशन की तरफ बैठ के कर रहे हो या हुकूमत में बैठ के कर रहे हो, मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। तरीके इंसाफ किस पॉइंट पर कभी संजीदा होकर आई है? जो आप ये कह रही हैं कि ये इख्तियार नहीं है हुकूमत के पास, कौन सी हुकूमत के पास कभी इख्तियार रहा है? पाकिस्तान की तारीख में बताएं, पाकिस्तान के है जरूरत? आप मुझे बताएं, इमरान खान जब वज़ीर आज़म था तो कौन बागडोर संभाल रहा था?
उससे पहले कौन थे? और आज ANP जब APS का वाकया हुआ था तो राहिल शरीफ साहब ने मामला चलाया था। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब सवात का एक्शन ले रहे थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे। आर्मी चीफ को वजीर आजम ने कहा, उन्होंने जाके बात की नवाज शरीफ साहब से कि भाई इस पे यकजा और सवात पे पाकिस्तान का झंडा खत्म हो गया। पीटीआई को इसमें ऑन बोर्ड लेना बहुत संजीदा कोशिश नहीं होगी हुकूमत की तरफ से? कोई बिल्कुल है, 100% है। कोई एक पार्टी भी जिसके पास एक सीट भी नहीं है ना, जिसके पास 10 वोट है, उसको भी बीच में होना चाहिए। इस मामले के ऊपर सबको इकट्ठा होना चाहिए। अगर तरीके इंसाफ की कोई इसके अंदर कोई वो उनकी पब्लिक के सामने आ जाएगी, अगर वो इस आड़ के अंदर अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो अगर हमें उसमें कुछ देना पड़े तो उनको वो भी दे दें। लेकिन इस मामले को हमें सीरियसली कौमी सपोर्ट के साथ सीरियसली आगे लेके चलना चाहिए। फैसल साहब, पीटीआई को कोई दूसरा क्या सीरियस लेगा? वो अपने मसाइल को पहले खुद सीरियस नहीं ले रहे। मौलाना साहब जो इत्तेहाद बनाना चाह रहे थे वो भी ये शिकवा करते नजर आते हैं कि पहले आप अपना इत्तेफाक राय पैदा करें, फिर हम पीटीआई के बारे में। मौलाना साहब का इत्तेफाक तो अली अमीन गंडापुरी नहीं होने देगा। वो 4 गालियां निकालेगा मौलाना साहब को, गंदी गंदी गालियां निकालते हैं, गंदी जुगते मारते हैं वो। मौलाना साहब घर छोड़ने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। पहले तो मौलाना साहब के लिए वो माफी मांगे ना अली अमीन गंडापुर, फिर मौलाना साहब जाएंगे। अब एक ये रुकावट गंडापुर साहब की बन रही है। दूसरी बात यह है कि इसमें भी हम देखें जो मेंबर्स नॉमिनेट किए गए इस असेंबली की जो मीटिंग होगी कौमी असेंबली की, बलूचिस्तान के हवाले से आदिल बाज़ई बहुत टॉक शोज में भी आकर वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले MNA हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा से जुनेद अकबर को खुद सदर अभी बनाया पार्टी का, खैबर पख्तूनख्वा का। दोनों इस रेलेवेंट शख्सियात हैं, इनका नाम उसमें शामिल नहीं है क्योंकि गालिबन कुछ इख्तलाफी बात भी कहते रहे हैं दोनों। पीटीआई अपना इत्तेफाक राय नहीं करेगी, जो आपके साथ बतौर वकील हुआ इख्तलाफात किए गए पार्टी की तरफ से, तो फिर कैसे कोई इनसे मुत्तफिक होगा हुकूमत में? कोई सीरियस देखिए, बात यह है कि जहां तक तो मौलाना साहब और इत्तेहाद की बात है, तो मौलाना साहब अली अमीन साहब से तो मेरी खुद भी मैंने मैसेज इमरान खान का दिया था उनको, और मेरी उनसे बात भी हुई थी। देखिए, वो तो कोई भी जी होश आदमी जो कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम करना चाहता है, उनको लोकल पॉलिटिक्स से तो ऊपर उठ के फैसला करना पड़ेगा। रिजर्वेशंस मौलाना साहब की भी हैं और रिजर्वेशंस अली अमीन खान की भी हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो कोई इतने मामलात टफ नहीं है कि जो हल ना हो सके, वो हल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात जो जिन पे आपने इशारा किया है हर पार्टी में होते हैं, लेकिन इमरान खान की ज़ात पे सब मुतफिक कर मुतहद है। लेकिन इस कदर तो हमने खुलकर इख्तलाफात होते हुए सामने उसकी वजह कि हम पे आपका नजर करम ज्यादा है। शक का इजहार कर देना आपके किरदार के पूरे बतौर, उस वक्त आप वकील के तौर पे थे, लेकिन उसके अलावा जो पार्टी के अंदर अभी भी मौजूद बड़ी शख्सियात है, उनके रोल पे एक दूसरे के ऊपर शक व शुबहात का इजहार है। उसका मसला ये है ना कि वो वल्नरेबल हैं, पोलिटिकली इनएक्सपीरियंस लोग हैं, उनको अभी तजर्बा नहीं है। अभी तक देखिए ना, यही वजह है ना कि वर्कर किसी और सोच में है और लीडरशिप किसी और सोच में है। 4 अक्टूबर 26 नवंबर को जो लोग नहीं आए हैं मुजाहरों में, जो शो अप नहीं कर सके, उन पर वर्कर्स का एतमाद नहीं है। आलिया हमजा और जुनेद अकबर के आने के बाद पार्टियां KP और पंजाब में मुतहरिक हुई। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि तमाम फैसला इख्तियार खुद खान साहब के पास है, किसी और के पास वो इख्तियार न होना वजह बन रही है। उसकी वजह है ना अफसा, उसकी वजह यह है कि खान साहब के बाद कोई जो कदावर शख्सियात हैं वो तो अभी भी बिहाइंड द बार्स हैं। शाह महमूद साहब हैं, या लाहौर में जो हमारे इनकार्सरेटेड लीडरान हैं, तो जा साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, चीमा साहब हैं, ये लोग हैं जो भी बिहाइंड द बार्स हैं और पुरानी पार्टी को मार तोड़ के इन्होंने भगा दिया। ये जो नए लोग ये मोस्टली आए हैं इलेक्शन के इर्द गिर्द। अब इलेक्शन के इर्द गिर्द जो आने वाले लोग हैं उनका कोई ज़्यादा वर्कर से भी तारुफ उतना नहीं है, टाइम लगता है ना। मसलन अगर मैं 10-12 साल से पीटीआई के मुश्किल हालात में तो इत्तेफाक राय पैदा किया जाता है, लीडर एक स्टेटमेंट दे दे के ये तमाम क़यादत है, लीडर तक एक्सेस अगर आप रोक दें, आजकल परसों आप रोक दी गई, इससे पहले तो मुलाकातें जारी थी ना। जब अदालती कमीशन गया है तो मिलवा देते, और वो अगर वहाँ पे मुलाकात हो जाती लोगों की तो एक बात आ जाती सामने। और अगर इमरान खान साहब की आपको इतना ज्यादा है तो आप ओपन कोर्ट में पेश कर दें, आप जाके सवाल कर लें। मुलाकात के बाद भी असल बात बाहर आती है। पहले कहा गया कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी अडियाला के बाहर, लेकिन वो पार्टी की तरफ से कन्वे नहीं किया गया। देखिए, वो तो फिर अब हसन साहब ने वीलॉग भी कर दिया, अली जबर साहब ने भी कर दी उसकी, और कहा गया कि जी बाहर करें, लेकिन बाद में पार्टी का कंसेंसस नहीं हो सका उसके ऊपर। तो वो तो एक इंटरनल मामला है ना,
अंदर से जो बात होती है वो बाहर तो डेफिनेटली आ जाती है, अगर एक नहीं करेगा तो दूसरा कर देगा। सही है, एक मामला। मोइज़ जाफरी साहब, पीटीआई की तरफ से इस अपोजिशन इत्तेहाद के लिए कायल करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ शख्सियात को, अवाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी उनकी मुलाकातें रहीं, शाहिद खाकान साहब से भी। सो आप समझते हैं कि कोई बड़ा एहतजाज अभी तक जो ना हो पाया, या एक बड़ा इत्तेहाद अपोजिशन का जो हुकूमत को कम अज़ कम अपने सामने एक पावरफुल अपोजिशन तो नज़र आती, वो नहीं ना हो पाने के दरमियान एक पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात और कॉन्ट्रडिक्शंस एक रुकावट बनी? मेरे ख्याल में सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शंस ही नहीं बल्कि पीटीआई जो करना चाहती है, देखें अगर आप अपोजिशन का एक बड़ा इत्तेहाद बनाना चाहते हैं जिसपे मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग मुत्तफ़िक़ होने की तरफ जा रहे हैं, तो वो फिर जाहिर है आपके तमाम मसाइल के हल के लिए नहीं होता। वो इत्तेफाक करते हुए अगर आप कोई एक या दो नुकात के ऊपर कायम रहें, अब वहाँ पे मसला सामने आ रहा है पीटीआई की तरफ से कि वो एक तो कंसिस्टेंट नहीं है, दूसरे वो उनकी तरफ से जो कमिटमेंट्स हैं वो कितनी रिलायबल हैं कितनी नहीं है, इसके ऊपर भी खदशात हैं दीगर लोगों को। लेकिन फजलुर रहमान साहब की लीडरशिप में जो उन्होंने इंदिया दिया है, मेरे ख्याल में उनकी तरफ से जो पोजीशन आई है वो कई कदम पीछे आए हैं अपने मौक़िफ़ से। उनको ये जो सारी बातें आपके शो में भी हुई हैं, उनको ज़ाती तौर पर उन पर हमले हुए हैं, उनके नाम से उनको नहीं पुकारा जाता था। अगर वो भी अपने मसाइल, अपने ज़ाती इश्यूज़ अलग करते हुए इस वक्त एक वसीतर मफाद देखते हुए एक पोजीशन पे आने को तैयार है, तो पीटीआई को तो मेरे ख्याल से मक्खन की तरह पिघल के आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 100 इश्यूज़ हैं, 100 के 100 को कल रिजॉल्व करना है अगर, तो शुरुआत इमरान खान के इशू से करनी है। आई डोंट नो कि उनके दीगर इश्यूज़ क्या हैं, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन के अंदर इनको शामिल करने की मेरी इत्तला के मुताबिक जो ज़्यादा बड़े मसाइल है वो ये है कि उनकी तरफ से जो नुमाइंदगान है वो कम्प्लीटली ट्रस्टवर्दी नहीं है, और वो अपनी बात पे भी कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कल हम जो कहेंगे उस पर कायम रह सकेंगे या नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मेरे ख्याल में फजलुर रहमान साहब ने जो इंदिया भी दिया था कि अगर इस मुल्क में इस वक्त इस इशू को, चाहे वो अदालत पे जो कब्ज़ा है उसको या जो पार्लियामान पे कब्ज़ा है उसको हल की तरफ और बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है, तो वो एक क्रॉस अपोजिशन पार्टी अलायंस ही है। और उसके जो मोस्ट पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा फुट पावर और स्ट्रीट पावर एंजॉय करते हैं वो फजलुर रहमान साहब ही हैं। इस वक्त जो लोग बाहर निकलने को तैयार हैं, जो लोग पिछले 2 साल से मुसलसल पिट नहीं रहे, वरना जरूर पीटीआई के पास जाना। स्ट्रीट पावर भी आई थिंक मोइज़ साहब दो तरह की होती है कि आपके पास आपकी सपोर्ट होना और सपोर्ट का बाहर निकलना। उस एतबार से आप मौलाना साहब को समझते हैं। आप एक और चीज़ फरमाइएगा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जब सवाल हुआ कि आप एहतजाज की तरफ जाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं एहतजाज को तरीक़ाकार या कंटेनर पे चढ़ने को तरीका नहीं समझता इस वक्त एक ऑप्शन। सो आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि स्ट्रीट पावर का ही मुजाहरा हो? अगर वो ना हो तो फिर क्या तरीका हो सकता है इस मौजूदा जो गवर्नमेंट अपने आप को इंतहाई पूरा एतमाद दिखाती है, एक 1 पेज के ऊपर है हुकूमत, उसको प्रेशराइज करने के लिए? देखिए, ये 1 पेज पे, जिस पेज पे ये हुकूमत है उस पेज के अंदर कोई 200 सुराख हैं, और वो आपको वाजे कर देती है कि वो पेज कितना कमज़ोर है कि जब एक अपोजिशन इजलास बुलाया जाता है जहाँ पे ये ख्याल का इजहार किया जाएगा कि क्या अगला लाएअमल होना चाहिए, उसका दूसरा दिन नहीं होने देते। तो अभी ये 1 पेज पे हैं, कितने पेज पे हैं, कितने ताकतवर हैं, ये बात रहने दें। ये बात ठीक है कि शुरुआत किसी भी अपोजिशन प्रोटेस्ट की इस बुनियाद पे नहीं हो सकती कि हम धरना देंगे और हम ये बंद कर देंगे, हम वो बंद कर देंगे। ये इसके ऊपर राय आपने शाहिद साहब की भी दी, मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि आप ये जब करने जाते हैं तो आप 1 दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास कोई चाल नहीं होती चलने वाली। पीटीआई ने आपको ये साबित किया है पिछले साल में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपोजिशन ही ना करें, और अपोजिशन के जो हज़ारों तरीके होते हैं वो सब ने ये साबित किया है कि हर तरीका कामयाब है। इस हुकूमत की टांगे हिलाने के लिए, इनको घबराहट, इनको प्रेशर देने के लिए, इनको किसी प्रोसेस के अंदर उलझाने के लिए कोई भी तरह की ऑपोजिशन इस वक्त काफी है। बस वो ऑपोजिशन तो हो। बिल्कुल सही, ऑपोजिशन तो कम अज कम की। एक बात अफसर ये मैं करूँ, देखिए ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ये 3 नुकात के ऊपर इस पे बातचीत चल रही है। वो जो 2 नुकात जिनके ऊपर गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे वो तो तातुल का शिकार हो गए। उसमें जो ईरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का था। ये जो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हैं ये 3 नुकात में हैं। पहला नुकता यह है कि मुल्क में जमहूरियत की बहाली हो, आइन की बहाली हो और ह्यूमन राइट वायलेशन रोकी जाए, जो कि आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं है। सही है। तो इसके ऊपर ही बात होगी। इसमें किसी के रिहाई या किसी के मुकदमात जो है मतम नज़र नहीं। मैं बाद में एग्री करता हूँ कि 2 दफ़ा सोलो फ्लाइट
की पीटीआई ने, और हम उन लोगों में से थे जो हमने पहले दिन भी ये कहा कि आप सोलो फ्लाइट मत कीजिए, आप अपोजिशन अलायंस बनाइए, क्योंकि सियासी तरीक़ेकार जो है वो सियासी तरीक़ेकार ही होगा। लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल में, क्योंकि इमरान खान साहब को आपको अलाउंस देना पड़ेगा, वो जेल के अंदर है, उनके तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर बाहर आके लोग कहें लाखों लोग निकल आए तो वो कहेंगे जाके बंदे निकालो। चलिए, अब इसमें तो हुकूमत सहूलत नहीं दे सकती, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अच्छी स्ट्रेटेजी बना लें। वो चाहे भी तो क्या निकालना था, एक चले वो चाहे भी तो आप कहते नहीं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, गिलानी साहब करेंगे। खबरों की हद तक है कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी ने नून लीग से कुछ पावर शेयरिंग के लिए मुतालबा कर दिया। क्या हुकूमती इत्तेहाद की ये दीवार गिरती हुई दीवार है? ऑपोजिशन इसके खिलाफ यकजा हो सकती है या इसका अभी कोई चांस नहीं है? इसमें हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पंजाब में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गाहे बगाहे हमें गवर्नर पंजाब के तहत तो आ रही थी सामने, लेकिन अब सहाफ़ी जियो से मुंसलिक सहाफ़ी हैं आज़म मलिक, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि पावर शेयरिंग के हवाले से बड़े मुतालबात पीपल्स पार्टी ने कर दिए हैं नून लीग की हुकूमत से, और यहाँ तक कह दिया कि 20,000 से ज़ायद वोट लेने वाले जो उनके टिकट होल्डर्स हैं उनको तरक्याती फंड्स दिए जाएँ। गिलानी साहब, इस बारे में कमेटी भी इत्तलात हैं कि बन गई है। क्या पंजाब के हवाले से क्या इत्तेफाक हुआ था नून लीग के साथ जिसकी वादा खिलाफी हुई और बात इस नहज तक पहुंच गई? दूसरी तरफ खबर में यह भी कहा गया कि नून लीग ने भी कहा कि फिर हमें सिंध हुकूमत के अंदर भी कोई हिस्सा दिया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम हुकूमत के अंदर तो हिस्सेदार है नहीं, ना पंजाब में ना सेंटर के अंदर है। एक बेसिक चीज़ ये मांग रहे थे हम कि जहाँ पर नहीं मिनिस्ट्री तो है नहीं ना हमारे पास, इस तरह की बात सारे आईनी ओहदे तो रखे हुए हैं, उसका वो आईनी ओहदों का इनको भी पता है बड़े अच्छी तरीके से, लेकिन आम पब्लिक को भी ये बात ठीक है। मैं इस बात पे बहुत ओपन क्रिटिक हूँ इस बात का कि जो मेरा वोटर सपोर्टर है वो हमें कहते हैं कि जी चेयरमैन सेनेट भी आप हैं, प्रेसिडेंट भी आप हैं, गवर्नर भी तुसी हो, सारे काम करो, लेकिन उनकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी कोई नहीं है ना। तो ये बात, लेकिन पब्लिक को इस बात का नहीं पता, तो हमें मतलब हम एक गुनाह बेलज़्ज़त के अंदर हैं। अगर आना है तो फिर प्रॉपर तरीके से हुकूमत में शामिल हो जाएं, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी है, हम उस पर क्या कर सकते हैं, उसमें हम अपने अंदर जो भी है हम वो बात कर सकते हैं। पावर शेयरिंग फार्मूले की जो बात यह है कि जहाँ पर पीटीआई का कैंडिडेट अगर जीता हुआ है और वो अपोजिशन में है, तो उसका जो सेकंड रनर अप है वो पीपल्स पार्टी है कहीं पर, या कोई और पीपल्स पार्टी है जहां पर, तो फिर वो वहां पर पीपल्स पार्टी को भी फंड दिया जाए, हुआ था इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी को भी फंड दिया जाए, जो कि थर्ड नंबर पे अगर पीएमएलएन है तो उसको अगर दे रहे हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को भी अकोमोडेट किया जाए। ये एक इस तरह का वादा था। मुझे एग्जैक्टली आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कमेटी, मुझे इतना पता नहीं है इस चीज़ के अंदर, एंड आई एम नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो इट इज अबव दिस फंड। लेकिन ये इत्तेहाद के अंदर दरार का सबब नहीं बन जाएगा? ये इत्तेहाद का अगर कुछ नहीं देती नून लीग फिर भी आप ये दरार का सबब नहीं बनना। दरार का सबब तो हमारा नजरिया है, दरार का सबक तो हमारा नजरिया, हमारी दरार का सबक तो हमारा, ये देखिए मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है, ठीक है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, बट ऑब्वियसली जहां पर वो बात, मैं बड़ा ओपन हूं, जो बात क्रिटिक होगी, जो बात गलत होगी, मैं उस पर गलत बात करूंगा। अगर शबाशी साहब सही बात करेंगे तो मैं सबसे पहले डिफेंड कर रहा हूं। इनकन्वीनियंस की शादी अगर है तो मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस उर्दू के अगर अंदर इसका हम तर्जुमा करें तो फिर नहरों वाले मामले के ऊपर भी आप थोड़ी सी लड़ाई जिस तरह होता है अमूमी तौर पर शादियों के अंदर करके आप मान जाएंगे। कनाल तो नहीं बनने देंगे, कनाल वाला मामला तो उसमें देखिए, तो वैसे तो असूली तौर पे गिलानी साहब ये गुस्सा एक और चीज के ऊपर भी, जो कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बरहमी का इजहार तो किया, लेकिन उनकी तरफ से जारी प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद ना होना, ये बुनियादी नुक्ता नहीं होना चाहिए था आपका असूली तौर पर इस वक्त हुकूमत के हवाले से? देखिए, अब वो पार्टी का नहीं है। पीपल्स यूसुफ रजा गिलानी डिड नॉट एक्ट एज अ पार्टी, he did not act as a vice chairman of Pakistan People's Party or a member of Pakistan People's Party. He acted जो उस कुर्सी का तकाजा था, जो जब वो 2 साल बाद चेयरमैन सेनेट नहीं होंगे तो जो कुर्सी का तकाजा करे कहता है वो पीपल्स पार्टी भी तो इत्तेफाक करती होगी ना कि सेनेटर को प्रोडक्शन ऑर्डर पे जारी करना चाहिए। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, हम इसके ऊपर आ जाए। जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर उन्होंने सुनने में आ रहा है कि सिंध में क्या, उनको जो सिंध में चाहिए अपने शेयर के हिसाब से ले लें, क्या परेशानी है उनका शेयर ही क्या है, क्या ही उनको मिल रहा है? हमारे जितने एमएलए दें, हमारा शेयर हमें दे दें, उनके जितने हैं वहां पर शेयर ले लें। चलिए, ये तो नामुमकिनात में नजर आता है। एक कमेंट दोनों दीगर मेहमानों का क्विकली, प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा है। मोइज़ जाफरी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का तस्करा भी मौलाना साहब ने किया और इस बात पे शिकवा करते हुए नजर आए कि अगर मियां साहब समझते हैं कि एक सूबे में हुकूमत बनने से काम चल गया तो फिर मुल्क उनकी नजर में कहाँ रह गया है।
दूसरी तरफ हमारे पास जो इत्तलात हमने जानने की कोशिश की कि मियाँ साहब की आजकल क्या मसरूफियात हैं, उसमें से एक, क्योंकि वो बिल्कुल खामोशी है, जो मुल्की पॉलिटिक्स हो रही है उसके ऊपर वो बात नहीं करे, तो लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी कायम की गई, उसमें मियाँ साहब को मुकर्रर किया गया, उसका पैट्रन इन चीफ। सो आपकी नज़र में जो हालात पाकिस्तान में है, जिसका आप सब निशानदही करते हैं, इस वक्त पोलिटिकल तकसीम है, इस पर बतौर एक सीनियर पॉलिटिशियन बिलखुसूस बलूचिस्तान के मसले पर भी वो एक गहरी नज़र रखते हैं और उसका हल एक दफ़ा माजी में पेश कर चुके हैं, उस पर अमल नहीं हुआ वो एक अलग बात है। मियाँ साहब को अपना किरदार अदा करना होगा, या जो दूसरी डिबेट है कि अब इररेलेवेंट हो गई बहुत सी पॉलिटिकल शख्सियात, आप उससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में मियाँ साहब को पहले जमहूरियत का फ़र्ज़ पूरे कर रहे होंगे, उसके बाद वो सारी बातें और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की हरकतें कर लें। इस वक्त जो सबसे बड़ा उनके लिए टेस्ट ये है कि जो मंडेला से ज़्यादा पुराने सियासतदान हैं वो इस वक्त किस सियासी महल के सरताज बन के बैठे हैं। मैं आपकी इजाज़त से, लेकिन आप फैसल साहब के पास जाने से पहले मैं उनकी तरफ एक सवाल भेजना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि ये अगर PTI का ये मौक़िफ़ है कि 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट का कैप्चर हो गया है और अदालतें हमारी एक महकमा बन के रह गई हैं, और अदालतों के अंदर जो चुनाव हुआ है जज साहिबान का, वो जिस तरीके से हुआ है वो लेस दैन परफेक्ट है, तो ये फैसल साहब जवाब देंगे कि हर दूसरे दिन पिटीशन लेके क्यों पहुंच जाते हैं उन्हीं अदालतों और उन्हीं जज साहिबान के सामने, और फिर उनसे 2 महीने बाद की डेटें लेके खुश क्यों होते हैं? यही जवाब आप इसका, फैसल साहब इसका जवाब दीजिए। मुलाकातों पर पाबंदी के मामले पे भी यही डिबेट है। देखिए, वो इस बात ये है कि आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, अदालत में जज या अदालतें जितनी भी नाअहल हों, फिर भी हमें जाना तो वहीं पे है, निज़ाम तो यही है। एक आप समझ लीजिए एहतजाजन भी जाते हैं। निज़ाम इंसाफ का क्या हाल है 26वीं तरमीम के बाद? आपकी ज़्यादा कमेंट्री है, मेरी शायद कम होगी, और सही कमेंट्री है। जिस तरह की एक आज़ादी सल्ब की गई है, इंतज़ामिया के नीचे दे दिया गया है। इस मुल्क में अब ट्रैकॉटमी ऑफ पावर नहीं है, इसमें मोनोपोली ऑफ पावर है, और वो एग्जीक्यूटिव की है। पार्लियामेंट भी सब्सिडेंट है और अदलिया भी उनके नीचे आ गई है। अब एक जदोजहद है, इसको लेके जाना है। जज साहबान जैसे भी हों, अगर पटिशन फाइल करनी है वो तो अदालत में कानून के तहत तो वहीं पे जा सकते हैं। एक वकील जो है वो किसी निज़ाम से, किसी जज से, किसी अदालत से मुतमईन हो ना हो, जाना तो वहीं पे पड़ता है। लेकिन इसी चीज़ को लेके आगे जो है हम आगे बढ़े हैं। मौलाना साहब का इसमें कुछ और मतमा नज़र है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि आपके वकला ने हमें आईनी बेंच बना के दिया है, तो आईनी बेंच बनाने वक्त सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी बार्स की अजहा ट्रस्ट केस से लेके अब तक वो एक बिल्कुल कॉन्टीन्यूस एक हमारा स्टैंस रहा है। हम सीनियरिटी को के जो प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं, और उसमें किसी किस्म के एडेप्शन के कायल नहीं है। सीनियरिटी से बहुत जुडिशल पॉलिटिक्स जो है वो कटेल हुई थी जुडिशरी में, जो पॉलिटिक्स है अनफॉर्चुनेटली 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो दोबारा बहुत एक्टिव हो गई। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, गिलानी साहब और मोइज़ जाफरी साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नाज़रीन, कल का दिन बहुत अहम होगा जब हम देखेंगे कौमी सलामती के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा, क्या उसके अंदर कुछ बुनियादी नुक्तों के ऊपर इत्तफाक़ राय हो सकता है, या कम अज़ कम पॉइंट आउट किया जा सकता है कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, जो हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं। ये हमें कल देखना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।